तो इसलिए अभी हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं, बहुत ही सिंपल से है वो। तो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें आपको बेसिकली 3 लॉ देखने हैं, 3-4 भी देखेंगे हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये सब देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही सिंपल लॉ है ये। इसमें आपको क्या होता है कि जो आपकी रिएक्शन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो एक्चुअली सबसे सिंपल, लेकिन मेरा यकीन कीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है केमिस्ट्री का। एज अ केमिकल इंजीनियर हम जब पढ़ते थे तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते थे केमिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन उन सारे सब्जेक्ट्स में अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो ही है इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर इंडस्ट्री के 70% कैलकुलेशंस चलते हैं और बाकी 30% में ढेर सारी बातें चलती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके ऊपर आपको धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन अभी बस इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। मैंने जैसे कि बोला कि हर बात मैं कवर करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। मुझे जब लगेगा कि ये अब सिखाना चाहिए तब मैं सिखाऊंगा। तो सिंपल सी बात यह है, अगर कोई रिएक्टेंट है ए और उसके साथ बी की रिएक्शन होती है और इससे कुछ सी फॉर्म होता है, तो इसका जो टोटल मास है, मान लो आपने 100 ग्राम ले लिया, तो इसका टोटल मास रिएक्शन खत्म होने के बाद भी 100 ग्राम ही रहता है। राइट? इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट रहता है। यानी अगर किसी डिब्बे में आप इसको बंद करोगे और केमिकल रिएक्शन कराओगे, तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास उतना ही है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन होना मतलब कांस्टेंट रहना, चेंज नहीं होना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जैसे हम कहते हैं फॉरेस्ट को खत्म नहीं होने देना। सो कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसी एक चीज है। आपको भी समझ रहा होगा कि सिंपल सी बात होती है, किसी भी रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जिसके बारे में आप न्यूक्लियर रिएक्शंस में बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे बाद में। यह आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल है, उसका स्टेटमेंट है इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, या फिर इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएट भी नहीं होता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, जितना होता है उतना ही रहता है। आपको तो यह भी पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जो जो एटम रहते हैं वही राइट हैंड साइड में उतने ही एटम रहते हैं। इसी को हम बैलेंस ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इधर अगर 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन ही रहने चाहिए बेटा, और इधर अगर 1 कार्बन है तो इधर भी 1 ही कार्बन होना चाहिए। इधर अगर 4 ऑक्सीजन है तो इधर भी 4 ऑक्सीजन। हम जो बैलेंस करते हैं ना रिएक्शन, इसी बेसिस पे करते हैं। सो द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन ऑकर्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में जितने एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में रहेंगे और मास भी सेम रहेगा। सिंपल सी बात है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये भी काफी आसान है। डेफिनाइट प्रोपोर्शन सिंपल सी बात है, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड, मान लीजिए वाटर, उसको आप कहीं से भी ले लो, कैसे भी प्रिपेयर करो, इसका कोई भी सोर्स हो प्रिपरेशन का, लैबोरेटरी में करो, कहीं पे भी करो, किसी भी फॉर्म में करो, किसी देश से लो, इसका सोर्स कहीं भी हो, एज लॉन्ग एज इट इज प्योर, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, तो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो रेशियो रहता है वो फिक्स रहता है। मतलब कहीं भी जाओ, इसके मोल का रेशियो 2:1 रहेगा, और मास का लोगे, मोल का तो 2:1 है। मोल कंसेप्ट के ऊपर अभी तक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुए, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये बीच में मोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आने के बाद, कुछ कैलकुलेशंस होने के बाद ये लॉ समझ में आते हैं, इसलिए मैंने
अभी ले लिया, तो 2:1 है इसका रेशियो। तो सिंपल सी बात है, ये मोल का रेशियो हो गया। अगर मास का निकालोगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, राइट? तो 2 एटम्स, एक तो मान लो कि एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। अगर इसको एक मोल पकड़ोगे तो हाइड्रोजन के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, कुछ भी पकड़ सकते हो। अगर मोल पकड़ते हो तो हाइड्रोजन के 2 मोल है, ऑक्सीजन एटम का 1 मोल है। तो हाइड्रोजन के 2 मोल यानी 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 1 मोल यानी 16 ग्राम। इस तरीके से वाटर का 1 मोल जो कि 18 ग्राम का है, उसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम रहता है और ऑक्सीजन 16 ग्राम रहता है। तो आप वाटर कहीं का भी ले लो, तो उसके मास का रेशियो, मतलब हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास, इनका अगर आप रेशियो निकालते हो, डिवीजन निकालते हो इनके मास का, तो आपको हमेशा 2:16 आएगा, या फिर इसको और छोटा कर देते हैं 1:8 आएगा, हमेशा कहीं भी जाओ। दिस इज कॉल्ड एज proportion. So proportion is fixed for a given compound irrespective of its method of preparation, its source, its place और time, right? So law of definite proportion को हम कैसे लिख सकते हैं? The proportion of, proportion को percentage भी कहा जाता है, आगे देखेंगे हम थोड़ा अलग तरीके से। So the proportion of constituent elements, proportion of constituent elements in a pure compound is fixed, is definite, is constant। तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। is fixed, is constant, irrespective of its method of preparation, its place and its origin। क्या ये समझ में आ गया? यस और नो बोलो एक बार, ये समझ में आ गया? और रिस्पॉन्सेस चाहिए? ठीक है, दोनों के दोनों लॉ अभी तक जो हुए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब तीसरा लॉ हम देखते हैं, हम तीसरा लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ, वैसे तो बहुत सारे ऐसे लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के, एनसीईआरटी के मुताबिक चलते हैं हम। अगर आपको ज्यादा भी लॉ चाहिए तो वो भी मुझे पूछ लो आप, मैं बाद में बताऊंगा। और एक है तीसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन कुछ नहीं है भैया, मतलब अगर कोई एलिमेंट, मान लीजिए हाइड्रोजन, मल्टीपल कंपाउंड्स बनाता है, मल्टीपल यानी एक से ज्यादा, जैसे कि H2O और H2S, तो दोनों कंपाउंड में आप क्या करो कि कॉमन कौन है? हाइड्रोजन। तो ये कॉमन वाले का 1 ग्राम ले लो और उसके पीछे इसका कितना मास है ये देखो। तो सिंपल सी बात है, यहां पे ये दिख रहा है कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम के पीछे ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। क्या ये बात क्लियर है? हाइड्रोजन के 2 ग्राम के पीछे ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस और नो? यस, समझ रहा है ना? हाइड्रोजन के 2 ग्राम के पीछे ऑक्सीजन का 1 ग्राम है, और इधर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम के पीछे सल्फर के 32 ग्राम है। सल्फर के 32 ग्राम है, राइट? समझता है, धीरे धीरे सब कुछ समझेगा। तो इसको अगर आप फिक्स करोगे, छोटा कर दोगे, तो इसके 1 ग्राम के पीछे इसका 8 ग्राम है और यहाँ पे 1 ग्राम के पीछे इसका 16 ग्राम है। तो बोला यह जाता है कि जो कॉमन एलिमेंट है, अगर कोई एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट्स के साथ 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो इसके फिक्स मास के पीछे इनका कितना मास है? हाइड्रोजन के फिक्स मास के पीछे, फिक्स मतलब यहां भी 1 ले लो, यहां भी 1 ले लो, तो इनका कितना मास है? इसका 8 है, इसका 16 है। तो इनका मास का अगर आप रेशियो लोगे तो वो रेशियो सिंपल होल नंबर में आएगा, 8:8, 8 2 जा 16, सॉरी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सो 1:2 आएगा। मैं एक बार और बताता हूं, एक कोई एलिमेंट है जो कि 2 अलग अलग एलिमेंट के साथ 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसके 1 ग्राम के पीछे
दूसरे दोनों का कितना कितना मास है वो निकालो, इधर 8 है इधर 16 है, तो इनके मास का अगर रेशियो लोगे, अदर एलिमेंट्स के मास का रेशियो लोगे, तो वो एक कॉमन स्मॉलर होल नंबर रेशियो होगा। स्मॉलर, स्मॉलर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्मॉल होल नंबर रेशियो आता है। क्या ये भी समझ में आ गया आपको? 1:2, 1:3, 1:4 ऐसा आएगा कुछ, या फिर 2:3, इसे बोलते हैं स्मॉल होल नंबर रेशियो। अगर आपका 23:75 आता है तो ये गलत हो जाता है। क्या ये समझ में आ गया आपको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल क्यों आया है यहां पे वर्ड? क्योंकि एक ही एलिमेंट मल्टीपल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए, और एक है लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन, हो गया। ओके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, ये जरा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, ठीक है। एनसीईआरटी में कौन से दिए हैं? अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखिए, मल्टीपल और रेसिप्रोकल मैं यहां पे लिख लेता हूं, जरा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और अब हमारा चल रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। इसमें क्या था? एक ही कंपाउंड था, इसके अंदर रेशियो कांस्टेंट रहता है। यहां क्या था? एक ही एलिमेंट दो अलग अलग या फिर दो से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड बनाता है, और इसके फिक्स्ड मास के साथ इसका रेशियो। अब रेसिप्रोकल में क्या होता है? तीन एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं बोला है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये सभी एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाते हैं। मतलब इन दोनों के बीच है H2O, इन दोनों के बीच है SO2, और इन दोनों के बीच है H2S। तो क्या किया जाता है? यहां पे रेशियो ऑफ रेशियो लिया जाता है। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन के साथ ये दोनों का रेशियो क्या है, ये अभी हमने देखा। हाइड्रोजन के साथ, ठीक से देखिए, H2O के लिए निकाल रहा हूं मैं। हाइड्रोजन के साथ मतलब इसको कॉमन निकाला जाए तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का रेशियो क्या आता है? हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1:8 आया। क्या ये आपको हजम हो गया? 1:8 हाइड्रोजन के साथ। क्या एग्री करते हो आप इसके साथ? इस वाटर में इन दोनों का रेशियो 1:8 है, राइट? उसके बाद इन दोनों का हाइड्रोजन और सल्फर का 1:16 आता है, राइट? तो अब क्या करना है? ठीक से देखो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ये रेशियो आ गया। तो अब इनके रेशियो का रेशियो ले लो, या फिर आप क्या करो, अब ठीक से देखो, यहां पे कंफ्यूजन होता है। अब इन दोनों रेशियो का रेशियो ले लो। मतलब ये बहुत ही, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, इसको डायरेक्टली हम नहीं समझ सकते थे, इसलिए आपको पहले ट्यूनिंग में लाना पड़ता है। तो यहां पे देखिए, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? 1/8 और रेशियो 1/16। रेशियो का रेशियो ले लिया। तो ये रेशियो क्या आता है? रेशियो का रेशियो लेना मतलब इन दोनों को निकाल के इन दोनों को रखना, जो कि हमने पिछले मल्टीपल प्रोपोर्शन में किया था, राइट? यही किया था हमने पिछले मल्टीपल प्रोपोर्शन में, यही किया था हमने। समझ रहा होगा आपको। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या किया था? दो, इस हाइड्रोजन का 1 ग्राम कॉमन लिया था और उसके पीछे इनके मासेस का रेशियो लिया था। सही बात है ना? तो ये रेशियो हमारा कितना आया था? 1:2 या फिर 2:1, दोनों में से कुछ तो आएगा, क्योंकि
ऐसा कोई नहीं है कि आप इसको ऊपर लो इसको भी ऊपर ले सकते हो। सो आपका रेशियो यहाँ पे 2:1 आता है, ये रेशियो 2:1 आया। अब उसको भूल जाओ, ये अभी तक हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन में इतना देखा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में यही तो देखा है हमने, इसका रेशियो और इसका रेशियो ये लेना है और फिर इन दोनों का रेशियो लेना। इसका मतलब ही होता है कि इसके 1 ग्राम के पीछे इसका और इसके 1 ग्राम के पीछे इसका मास। तो ये जो फिक्स एलिमेंट है और ये जो वेरिएबल एलिमेंट है दूसरे, इन दूसरों का रेशियो यहां पे है। तो मुझे बताओ क्या आपको ये समझ रहा है कि ये जो रेशियो है ये तो हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन में निकाला है, ये चीज मल्टीपल प्रोपोर्शन की ही है, क्या ये आपको समझ रहा है? यस और नो? राइट, ये हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन में निकाला है। अब आगे देखते हैं, राइट, आगे देखते हैं। अब रेसिप्रोकल में इससे ज्यादा क्या है? रेसिप्रोकल में इन दोनों के बीच भी कंपाउंड होता है ये बोला गया है, यहां पे इन दोनों के बीच कंपाउंड होता है ये बोला नहीं गया, इसलिए इसको रेसिप्रोकल बोला है। मतलब इनके इसके साथ है, इसके इसके साथ है, लेकिन इन दोनों का भी कंपाउंड है, और इन दोनों के कंपाउंड का अगर मास का रेशियो लेते हो आप तो क्या आता है देखिए, सल्फर इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 इज टू 32, सॉरी 32 इज टू 16। तो क्या आता है ये 2:1 आता है? नहीं 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 1:1 आता है। क्यों? क्योंकि सल्फर 32 है लेकिन ऑक्सीजन के 2 है ना, तो इसलिए 32, राइट। तो ये आता है आपका 1:1। क्या ये सल्फर और ऑक्सीजन 1:1 है? आपको समझ रहा है 1:1 है? ठीक है। अब देखो, अब ये बोलता है कि इन पहले दोनों का रेशियो और इनका रेशियो, ठीक से देखो, इनका जो ये फिक्स एलिमेंट, इस एलिमेंट के फिक्स मास के साथ इनके मासेस का रेशियो और इनका एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाकर आने वाला रेशियो, इनका अगर रेशियो लोगे, ठीक से देखो, इसको मैं बोलता हूं रेशियो 1, इसको मैं बोल रहा हूं रेशियो 2, तो रेशियोज का रेशियो अगर लोगे जिसको हम कैपिटल आर बोलेंगे, वो आता है आपका R1/R2 इज इक्वल टू 2/1 अपॉन 1/1। तो ये आता है आपका 2:1 रेशियो का रेशियो। मतलब कुछ नहीं है, मुझे तो इस लॉ में ना कोई बात ही दिखाई नहीं देती, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसका कोई उतना मुझे सिग्निफिकेंस नहीं दिखाई देता। तो ये बोलते हैं कि ये रेशियो का रेशियो भी आपका सिंपल होल नंबर में आता है, सिंपल होल नंबर में आता है, राइट। यस, यही दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। आया ना सिंपल, ये 2:1, 3:1, 2:3 इस तरीके से आएगा। तो अब मैं बताता हूं आपको वर्डिंग में क्या होता है। ओके, the ratio of two elements, the ratio of two elements combining with fixed mass of third element, the ratio of mass of two elements combining with fixed mass of third element, ये हो गया आपका रेशियो, the ratio of mass of two elements combining with fixed mass of third element bears a simple whole number ratio, bears a simple whole number ratio with the ratio of masses in which the two elements combine with each other। मतलब गंदे तरीके से इसको लिखा गया है, राइट। आपको ये फिक्स्ड एलिमेंट बोलना है इसको, और इनको दूसरे दो एलिमेंट्स बोलना है। ये फिक्स्ड है, ये दूसरे दो, फिक्स्ड दूसरे दो एलिमेंट्स जिस रेशियो में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, और यही दूसरे दो एलिमेंट एक फिक्स तीसरे एलिमेंट के साथ, फिक्स तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जिस रेशियो में कंबाउंड होते हैं उसका रेशियो। अब इन दोनों चीजों का रेशियो लोगे तो आपको एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिलता है।
सो the ratio of masses of two elements combining with the fixed mass of third element bears simple whole number ratio with the ratio of the with the ratio in which the two elements combine with each other. इस तरीके से ये होगा. मेरे ख्याल से आपको इंग्लिश में रटने के लिए थोड़ा मुश्किल जाएगा, लेकिन मीनिंग समझ में आई है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मीनिंग समझ में आई कि मैंने क्या बोला है? ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन थोड़ा पेचीदा है ये, लेकिन ठीक है, थोड़ा इसको बनाया है इन्होंने. वैसे तो इसकी कोई यूज तो है नहीं उतना, लेकिन फिर भी दिया है तो हमको मृणाली को नहीं समझ में आ गया. चलिए बताता हूं मैं, और एक बार बताता हूं मैं. यहां पे क्या किया था हमने? एक ही एलिमेंट है, दूसरे दोनों के साथ कंबाइन हो रहा है. यहां पे क्या है? एक एलिमेंट दूसरे दोनों के साथ तो कंबाइन हो ही रहा है, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे. तो यहां पे बोला है कि ये दोनों तीसरा एलिमेंट, ये तीसरे के साथ, मतलब तीसरे के फिक्स मास के साथ, यानी तीसरे के 1 ग्राम के साथ किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं. तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के 8 ग्राम है, हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ सल्फर के 16 ग्राम है. तो इनके मास का रेशियो, इनके कहां का मास? तीसरे फिक्स एलिमेंट के फिक्स मास के साथ का रेशियो. तो इस रेशियो को अगर आप लोगे, मतलब इनके रेशियो का रेशियो लेना है. पहले तो इनके रेशियो का रेशियो का या फिर इनके प्रोपोर्शन का रेशियो, तो वो आता है 2:1, जो कि हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन में ऑलरेडी कर दिया है. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और आगे क्या कहता है कि ठीक है, ये तो इनका रेशियो हो गया. अब अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन का देखोगे एक दूसरे के साथ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक रेशियो बियर करता है. इन दोनों के मास का ये रेशियो आता है. तो ये पुराना वाला रेशियो और ये इन दोनों का एक दूसरे के साथ का रेशियो, इसका अगर रेशियो लोगे तो आपको एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिलता है. ठीक है, इस तरीके से ही. ओके, और कोई लॉ? 1 मिनट में देख लेता हूं. आपको मैंने मोल के बारे में काफी कुछ बता दिया है, इसलिए आपको आसान लगेंगे ये लॉ. लेकिन जब मोल के बारे में इतना पता नहीं था कि भाई हर गैस का मोल सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. हमने देखा ना एसटीपी पे कोई भी गैस का मोल हो, 1 मोल है तो 22.7 डीएम क्यूब इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. अब हमको ये पता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है. लेकिन जब ये पता नहीं था तब गे-लुसैक का लॉ, उसके बारे में इमेजिन करना बहुत मुश्किल था. तो वो क्या कहता है गे-लुसैक का लॉ कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई गैस रिएक्ट हो रहा है किसी के साथ और वो फॉर्म कर रहा है कोई तो भी गैस, मतलब एनी गैस वन इज रिएक्टिंग विद एनीथिंग एंड सम गैसेस आर प्रोड्यूस्ड विद सम सब्सटेंसेस. हमको बस गैसेस पर ही ध्यान देना है, G1, G2, G3. सो गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ये क्या कहता है कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैसेस जब कंबाइन होते हैं, रिएक्ट होते हैं और गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, तो इनका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम अगर लोगे आप, मान लो इसका x वॉल्यूम है, इसका y वॉल्यूम है, इसका z लीटर है, तो इनके जो वॉल्यूम्स फॉर्म होते हैं, इनका अगर आप रेशियो लोगे तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है. मतलब 1:2:2 या फिर 1:2:3, ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है, प्रोवाइडेड सभी एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पर हो. मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये 2 गैसेस है, तो इससे हमको 2HCl ये भी एक गैस ही फॉर्म होता है. सो ऑल दीज आर गैसेस. तो आप देखोगे कि इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है. तो आपको पता है अगर इसका 1 मोल है, एसटीपी कंडीशन है, तो ये 22.7 लीटर होगा, ये 22.7 लीटर होगा, और इसके 2 मोल है इसलिए ये 45.4 लीटर होगा. गैसेस कंबाइन होके गैस फॉर्म हुआ है, तो इनके सबके अगर आप रेशियो लोगे तो सिंपल सी बात है 1:1:2 आ रहा है. तो यही वो कहता है किसी भी रिएक्शन में गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के बारे में देखा जाए,
उनके वॉल्यूम्स को अगर एनालाइज किया जाए तो उनका रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहता है, प्रोवाइडेड सभी का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। क्या आपको यह भी समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा? गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, कम ऑन एक बार बताइए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ये अगर मैं मोल का कंसेप्ट नहीं बताता ना तो ये आपको समझने में बहुत दिक्कत आ जाती। अब आपको पता है, सिंपल है, क्या है इसके वॉल्यूम लेने की जरूरत है क्या? इनका मोल का रेशियो 1:1:2 है, तो उसी रेशियो में इनका वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन गे-लुसैक के टाइम पर ये इतना आसान नहीं था। चलिए इसके बाद सर कंफ्यूज हो रहा है, एक काम करो आप, ये होने के बाद, लेक्चर होने के बाद आप फिर से यूट्यूब पर पीछे जाके एक बार और देख लो। होता है ये कंफ्यूज, मैंने पहले ही बोला था ना शुरू करने से पहले, ये है लॉ बहुत आसान आसान, लेकिन कंफ्यूज बस एक ही लॉ होता है इसमें, रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि आपको एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, राइट? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये तो बहुत सिंपल है। गे-लुसैक्स लॉ बहुत ही सिंपल है। गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है? किसी रिएक्शन में अगर कोई गैसेस है, ऐसे 1 2 3 गैसेस है, तो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, अगर उनके वॉल्यूम को चेक किया जाए तो इसका कुछ x आएगा, y आएगा, z आएगा। तो इन वॉल्यूम का अगर रेशियो लोगे आप तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। दिस विल बी सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब 1:2:3, 1:2:2, 1:2:4 ऐसा होगा, ना कि ऐसा 23:75:8.79, ऐसा नहीं होगा। दीज आर नॉट सिंपल होल नंबर रेशियोज। समझ रहा है क्या? ये सिंपल होल नंबर रेशियो रहने का मतलब ये होता है, कोई भी ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल, हाँ नीट में ना बेटा देखो, हो सकता है नीट में तो आपको रहेगा ये एक्चुअली, देखिए नीट में एक्चुअली क्या किया गया है, कई जगहों पर सिलेबस तो इस तरीके से दिया है कि भाई कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल तो उसमें तो स्पेसिफिकली दिया नहीं है कि ये लॉ, ये मेथड, तो देखा जाए तो मेथड्स तो कई सारी है, कई सारी मेथड्स है, तो इतनी सारी मेथड्स पढ़ नहीं सकते हम। देखिए सिर्फ ऐसा लिखना, चैप्टर का नाम लिखना, उससे कुछ क्लियर नहीं होता। अगर आपको सिर्फ लिखा जाए कि भाई आपको जो पता है, फॉर एग्जांपल आपने 10th में पढ़ा है ना, हाँ आपने 10th में पढ़ा है, मोल कंसेप्ट तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, राइट? तो अगर सिर्फ नीट में लिख दिया कि मोल कंसेप्ट पे आएगा, तो मोल कंसेप्ट का आपका जो स्कोप है वो 9th क्लास का रहेगा या एनसीईआरटी का रहेगा। 12th क्लास का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 12th क्लास में एनसीईआरटी भी है, 12th क्लास में आईसीएसई बोर्ड भी है, आईआईटी का भी सिलेबस है। तो 12th क्लास का मतलब क्या है, ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, तो कंफ्यूजन काफी होता है। तो अब तक के एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि ये जो नीट जेई के एग्जाम होते हैं, जेई मेन के, वो एनसीईआरटी को पकड़ के होते हैं, मतलब 90 to 95%, 90% मैं कहता हूं वो एनसीईआरटी से चलते हैं, और 10% वो इधर उधर का पूछ लेते हैं। तो वो 10% के लिए अगर आप देखोगे ना, डिटेल में अगर जाना ही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप आईआईटी के लेवल तक जा सकते हो, उसके आगे तो जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको लगेगा जेई एडवांस। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में और जेई एडवांस के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो 50% का डिफरेंस है। मतलब जेई एडवांस में ट्वाइस सिलेबस है आपका, ट्वाइस, 2 गुना, और जो भी कंसेप्ट हो वो डिफिकल्ट भी है उसमें, जो आगे के है ना। मतलब आप में अगर नीट जेई मेन में अगर 10 कंसेप्ट है तो एडवांस में 20 कंसेप्ट है, और वो आगे के 10 कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए वो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाती है। तो हम तो नहीं बता सकते कि ये कहां तक जाएगा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में जो नहीं है उसके पीछे लगने की जरूरत ही नहीं है आज तक के एक्सपीरियंस से, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, बहुत रिलेटेड कंसेप्ट रहेंगे तो उसको पढ़ेंगे। जैसे कि अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आ गए, तो इसमें
दूसरे लॉ दिए लेकिन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का नहीं दिया है, तो इस एक को हम नहीं छोड़ेंगे, इसको भी करेंगे, राइट? क्योंकि हो सकता है कि साथ साथ इसके ऊपर भी कुछ पूछ ले। उसके बाद आपको बुक्स के बारे में मैं काफी बार बता रहा हूं कि क्या क्या यूज करना है। तो बुक्स के बारे में आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के बुक्स तो सभी को लेने हैं, एनसीईआरटी इसको तो छोड़ना ही नहीं है, टेक्स्ट बुक लेने ही लेने हैं। किसमें क्या पढ़ना है आपको सर बता देंगे, फिजिक्स वाले सर। देखिए फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी रहने दो, कभी सिलेबस के लिए रेफरेंस करने के लिए लगता है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना कहां पड़ता है? एक पढ़ना पड़ता है आपको केमिस्ट्री में और दूसरा बायो में, राइट? मैथमेटिक्स के लिए आप जेई मेन के लिए अगर कर रहे हो तो उसको रेफर करो। तो यहां तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। अब केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक होती है। ये नियरली 40% होती है, ये 30, ये 30, ऐसा मान लो आप। एक्चुअली ये कुछ ये ऐसा भी बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, ऐसा 30 30 40। तो फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए आपको एररलेस ये एक बुक सॉल्व करना है। अब इन तीनों के लिए एक बुक आपको लेना है, वो है टारगेट का एब्सोल्यूट सीरीज का, एब्सोल्यूट सीरीज, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट बाहर के। लेकिन फिर भी आज तक मैंने जितने बुक देखे उसमें से ये टारगेट है कि जिसमें बहुत ज्यादा बाहर का नहीं है। मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जब आती है ना, तो बाहर के कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं दूसरे किताबों में, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है उनको पढ़ना, राइट? तो टारगेट आपको, मतलब मैं उनके लिए बताता हूं कि जिनको डायरेक्टली टारगेट में थ्योरी भी अच्छी है और एमसीक्यू भी है। थ्योरी क्या है इसमें? मतलब एनसीईआरटी को पकड़ के है, एनसीईआरटी को पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है जो कि पढ़ने में आसानी होती है। लेकिन जिसको एनसीईआरटी पढ़ के आ रही है उसको टारगेट पढ़ने की जरूरत नहीं, थ्योरी के लिए कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान है। लेकिन शुरू शुरू में जरा एनसीईआरटी पढ़ के समझती नहीं, इसलिए टारगेट पढ़ते हैं बच्चे। तो टारगेट की थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करने, जो कि लेवल 1 के रहते, आसान रहते, छूट जाते हैं। क्योंकि डायरेक्टली एररलेस सॉल्व करोगे तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, नहीं सॉल्व हो सकते, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो थ्योरी आपको एक तो एनसीईआरटी से पढ़नी है, दूसरा हम जो नोटबुक लिखवा के दे रहे वो, और एनसीईआरटी नहीं समझ रही तो फिर टारगेट। एमसीक्यू पहले टारगेट के सॉल्व करो, फिर एररलेस के सॉल्व करो। सिर्फ फिजिकल के लिए ही एररलेस पढ़ना है आपको, बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो या फिर टारगेट पढ़ो। मुझे तो लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस होता है। शुरू के 1-2 महीने में एनसीईआरटी नहीं समझती, लेकिन बाद में समझ जाती है आपको, ठीक है? मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा करीब ये टारगेट है, लेकिन फिर भी टारगेट थोड़ा बड़ा है। मैं आपको सेट बना के देता हूं, अगर ये एनसीईआरटी है तो टारगेट में कुछ ऐसा इतना थोड़ा ज्यादा दिया है, लेकिन दूसरे बुक लोगे आप, प्रदीप ये सब, तो इनमें इतना दिया है। तो मैंने खोज खोज के निकाले कि चलिए ये टारगेट है जो कि एनसीईआरटी के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि आपको समझ गया होगा, ये सेट बना रहा हूं मैं सब। तो ये टारगेट ही है जो कि एनसीईआरटी के बहुत करीब है, उसने महाराष्ट्र बोर्ड को भी कवर किया है। तो प्रदीप, एररलेस, ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, किसमें? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। फिजिकल में नो प्रॉब्लम, फिजिकल में एररलेस परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप इससे फिजिकल में आप एनसीईआरटी पढ़ के डायरेक्ट एररलेस पढ़ो तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें परफेक्ट थ्योरी दी है। हम बताएंगे क्लास में कि इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। धीरे धीरे आपको भी समझेगा कि कहां से क्या पढ़ना है, राइट? अगर कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो तीनों के लिए आप बस टारगेट की थ्योरी पढ़ लो। आउट ऑफ सिलेबस मतलब एनसीईआरटी के बाहर है, उसको मत पढ़ा करो, टेंशन मत लो उसका। और एमसीक्यू टारगेट से पहले सॉल्व करो, फिर एररलेस से। तो चलो इस तरीके से आपको, हाँ जीआरबी बुक्स भी अच्छे हैं, लेकिन देखो ये आपका आईआईटी के लिए जीआरबी बुक्स अच्छे। अगर आप देखोगे ना, नीट के लिए जीआरबी में भी एनसीईआरटी से काफी ज्यादा दिया है, जेई मेन नीट के लिए। बेटे एलन का मुझे देखना होगा कि उसमें बाहर का दिया है कि नहीं। बाहर का दिया है तो मैं कभी उसको प्रेफर नहीं करता, बाहर का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको ना
पहले एनसीईआरटी कवर करना होगा एज फार एज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इज कंसर्न। फिजिक्स के लिए वो अच्छे होंगे, मैं जिस स्टडी मटेरियल को देखा नहीं उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता। बाहर का अगर दिया है तो मुझे वो कोई काम का नहीं लगता। 10 रिएक्शन एनसीईआरटी में है और बुक आपको दे रहा है 20-25 रिएक्शन, तो क्या मतलब है? इतना सारा पढ़ोगे आप तो पूरा भूल जाओगे। मेरा एक्सपीरियंस है, जो टॉपर लोग से वो भी यही बोलते हैं, आप पूछ लो उनको। शुरू में बहुत फॉर्म में रहते इसलिए इतने सारे पूरा मटेरियल आप कलेक्ट करोगे, ये पढ़ोगे वो पढ़ोगे, जो बाहर का है वो भी पढ़ोगे, मैं सब कुछ पढ़ूंगा बोलोगे, लेकिन फाइनली होता यह है कि एनसीईआरटी पे आके ही रुकना पड़ता है। फाइनली लगता है कि अच्छा होगा अगर एनसीईआरटी याद होगा तो, बाकी गया भाड़ में, ऐसा भी लगता है। कई सारे टॉपर्स ऐसा बोलते हैं, फाइनली एनसीईआरटी पे आना पड़ता है। तो क्यों ऐसा करना है? अभी से ब्रेन को उसी जगह पर लगाओ, फोकस करो कि जहां आपको 90% क्वेश्चन आने वाले, 90%। अरे 10% के लिए आप देखिए, 90% के लिए इतना पढ़ना है और 10% के लिए इतना पढ़ रहे हो आप, तो ये कौन सा लॉजिक है? और फिर भी मैं बोलता हूं, बच्चे शुरू में क्या करते हैं, बहुत फॉर्म में होने की वजह से यही पढ़ने लगते हैं बहुत ज्यादा, इनको बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ना, और ये पूरा नहीं पढ़ते। अरे मैं कहता हूं सबसे पहले इसको तो कवर करो पूरा की पूरा। ये 90% आपको फिक्स आ रहा है क्या एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी टोटल आ रहा है क्या? तो उसके बाद इसको पढ़ो ना, क्योंकि मुझे पता है कि इसको भी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। आप यूट्यूब देखिए, अभी इंटरनेट का जमाना है, इसको आप यूट्यूब पे डालो, जो टॉपर लोग हैं उनसे पूछो बुक्स क्या है, वो आपको बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा टॉपर लोग बोलेंगे पहले एनसीईआरटी करो भैया, ठीक है। और फिजिक्स में एनसीईआरटी करो मतलब क्या है? देखिए उसमें भी होता है केमिस्ट्री, मैं और एक बार बता रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, इनके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, इनके लिए एनसीईआरटी नहीं होता, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। एनसीईआरटी काफी होगा लेकिन उतना दिमाग होना चाहिए, मतलब बस थ्योरी पढ़ो और पीछे जो दिए है 20-25 प्रॉब्लम उस पर चैप्टर कवर करो, होता नहीं। इसके लिए आपको एक एक चैप्टर पर 200-200 400-400 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एरर लिस्ट पढ़ना होगा, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एरर लिस्ट। फिर भी जो जो किताबें पढ़ने हैं उसका मैं एक टेबल बना के आपको आपके ग्रुप पे भेज देता हूं, तो आपको समझ में आएगा। और एलन का मटेरियल आप एक तो किसी एक्सपर्ट से पूछ लो, मतलब आपके पास ऑलरेडी होगा तो, किसी भी एलन हो या फिर और कोई कोचिंग क्लासेस हो, किसी को पूछ के ले लो, उसको दिखाओ आपके पास वाला जो आपके पहचान का है। क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है कि ऐसे कई स्टडी मटेरियल है, बहुत बड़े बड़े नाम है उनके, मैं किसी का नाम तो यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े अच्छे अच्छे हैं उनके नाम, लेकिन उनको मैंने अंदर जाके देखा तो काफी सारे आउट ऑफ सिलेबस है उसमें, जिससे कि बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है। मतलब अरिहंत ने एक पीछे बुक निकाला था एमएसटी सीईटी के लिए, बस अरिहंत का बड़ा नाम था इसलिए मैंने ले लिया वो, लेकिन उसके अंदर देखा कि आउट ऑफ सिलेबस बहुत कुछ था जिसका कोई काम ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि आईआईटी के, ये पहले जो कोचिंग क्लासेस थे वो आईआईटी के थे, ये एलन हो, जो भी ये बड़े बड़े क्लासेस जो थे ना, पहले आईआईटी प्रिपेयर कराते थे, अब मेडिकल की तरफ कई सारे आ गए। तो ये आईआईटी का सिलेबस जो है ना उन्होंने टाइप करके रखा हुआ है, तो नीट के लिए उसी को कॉपी पेस्ट करके इधर नोट्स बनाएंगे, तो ये गलत है। इसलिए आपके पास अगर कोई आपके भरोसे का हो उसको दिखाओ, उससे चेक करवा के लो, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं हो तो मेरे पास लाओ वो मटेरियल, मैं देख के बताऊंगा कि इसमें ये चीज ऐसी है वैसी है। एमटीजी बेस्ड, एमटीजी का कौन सा, एमटीजी में अलग अलग है, एमटीजी मस्त है, उसमें सिर्फ ये रहता है ना, एमसीक्यू रहते हैं, क्योंकि उसमें फिंगर टिप्स भी है, चैंपियन भी है, तो आपको देखना होगा। मैं कई बार बोल रहा हूं आपको, एमसीक्यू और देखिए अभी तक मैंने जो चेक किया है उसमें मैं बता, हाँ फिंगर टिप्स उसके क्वेश्चंस बहुत सही है, लेकिन थ्योरी मुझे पता नहीं है। थ्योरी मैं और एक बार बता रहा हूं, फिजिक्स की थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, फिजिक्स मस्त है, क्योंकि फिजिक्स आउट ऑफ सिलेबस होता नहीं है। फिजिक्स का सिलेबस ही ऐसा है कि कहीं पे आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, उसी के बारे में बता रहा हूं मैं। हाँ ओनली एमसीक्यू के लिए एमटीजी मस्त है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप कोई भी एमसीक्यू का बुक ले लो, जीआरबी भी ले लो फिजिक्स के लिए, नो प्रॉब्लम, फिजिक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, कोई भी अच्छा बुक ले लो, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कंसेप्ट उसमें नहीं है, फिजिक्स की डिजाइन ही कुछ ऐसे है। लेकिन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो, ये आउट ऑफ सिलेबस और इन सिलेबस, ये बहुत बड़ा झमेला है। इसके लिए
आपको किसी एक्सपर्ट को बुक दिखा के ही लेना चाहिए। मैं कई बार बोल रहा हूं ये, इसलिए होगा ये कि आप जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं पढ़ोगे और जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है उसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे और बाद में पता चलेगा कि ये मैं क्यों किया, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं टाइम नहीं दे पाया। तो प्लीज आप क्या करो, मैंने जो बुक्स बताए हैं जैसे कि फिजिक्स, मतलब सर भी बताएंगे उसके लिए एररलेस, फिजिकल केमिस्ट्री उसके लिए एररलेस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ो या फिर टारगेट पढ़ो, और एमसीक्यू बस टारगेट से सॉल्व करो, बस हो गया, क्योंकि वो रट्टा मारने के सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए भी आप शायद टारगेट अच्छा है लेकिन आप टीचर से पूछ सकते हो, बायोलॉजी के लिए टारगेट अच्छा है। दूसरे बैंक ऑफ बायोलॉजी करके भी नोट्स मिलते हैं इंटरनेट पर, वो भी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर कोई बुक आप अपने मन से पढ़ना चाहते हो तो आपको किसी एक्सपर्ट्स को, ऐसा नहीं कि मैं ही, और कोई आपके भरोसे का हो, एक तो उसको पूछ लो या फिर मुझे आकर दिखाओ, राइट। अपने मन से प्लीज मत कुछ करो, इधर उधर देख के ऐसे ही किसी का सुन के देखो, कोई तो आएगा बोलेगा अरे एससी वर्मा इज बेस्ट, हाँ मुझे भी पता है एससी वर्मा इज बेस्ट, लेकिन नीट के लिए उसका कोई फायदा नहीं है बेटे। क्या करेगा उतना डिटेल में जाके, तू कोई भी फायदा नहीं है उसमें, पूरे के पूरे डेरिवेशंस दे रखे हैं ऑप्टिक्स के जो कि किसी काम की ही नहीं है। अरे एससी वर्मा क्यों, फिर तो रेसनिक हेल्डे है उसको पढ़ लो, ऐसी नहीं होता। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मॉरिसन बॉयड है उसको पढ़ लो, अरे इतनी बड़ी बुक है वो। नहीं, ऐसा नहीं है, हमको एग्जाम ओरिएंटेड होना है, परीक्षार्थी बनना है हमको, ज्ञानार्थी अभी नहीं बनना है। हाँ अगर आपके पास टाइम है तो पूरा कर लो आप, लेकिन मुझे पता है टाइम नहीं होता, मैं काफी सारे बच्चों को एक्सपीरियंस कर चुका हूं, ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन शुरू में देना बहुत। हाँ इनके नोट्स, आईआईबी के नोट्स हाँ अच्छे है वो, उनके उनके नोट्स एनसीईआरटी को पकड़ के है, सो नो प्रॉब्लम, एनसीईआरटी को पकड़ के जो है ना वो नो प्रॉब्लम, बस आप इतना ही ध्यान रखो। एनसीईआरटी को छोड़ के अगर कोई है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, काम का जो है उस पे फोकस करो। बहुत ही क्लेवर बच्चे मेरे पास है, थे, उनका एक्सपीरियंस मेरे पास है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बिना काम की जो चीज है उस पे फोकस प्लीज मत करो, जो काम की चीज है उस पर ज्यादा फोकस करो, उसी में ज्यादा मार्क्स लाओ, राइट। इंटरनेट पे जाओगे, डायरेक्टली डालोगे तो कैसे कैसे ब्लॉग्स होंगे, उसमें कई सारे बुक लिखाएंगे आपको, इनऑर्गेनिक के लिए ओपी टंडन ले लो, फिर जेडी ली ले लो, अरे ऐसा नहीं होता, वो जेडी ली वो सब डिग्री के बुक्स है। हाँ आईआईटी के लिए, उन आईआईटी वालों के लिए रेफरेंस के लिए अच्छा होता है वो, ठीक है। एक तो आप टॉपर से पूछो, जो नीट का टॉपर है प्रॉपर, मुझे तो लगता है कि टॉपर से भी अच्छा आपको टीचर ही बताते हैं, क्योंकि टॉपर कभी कोई कैसा होता है उसने आईआईटी के लिए भी प्रिपेयर किया होता है, या फिर उसने काफी सारा पढ़ा हुआ होता है, तो वो भी कभी कभी हाई फाई बुक्स बता देगा आपको जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो टीचर को पता होता है कि बेटा ये करने की जरूरत नहीं है, फालतू चीजें, ठीक है। तो बायोलॉजी में कई बार ऐसा होता है, इधर उधर के नोट्स रहते हैं कोटा के कोचिंग क्लासेस के, और उनकी हवा भी बहुत रहती है, तो कई सारे आप ऐसे नोट्स लोगे, एनसीईआरटी जो इंफॉर्मेशन रहती है इतनी, उसके ट्वाइस थ्राइस उन नोट्स में रहती है, और पढ़ना शुरू कर देते। लेकिन जब एक साल होता है, 1.5 साल होता है, तो उसके बाद बोलते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैंने इतना सारा पढ़ लिया। अरे नहीं आएगा बेटे याद, इतना सारा क्यों आएगा याद, नहीं आएगा। इसीलिए प्लीज बुक्स को थरोली किसी से पूछ के ही आप, वही भरोसे के आदमी को, काफी भरोसे के आदमी को, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने वाले से मत पूछो, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन भरोसे के आदमी को पूछो और कौन सी बुक लेनी चाहिए और उन्हीं को पढ़ो, क्योंकि बुक्स ही आपको डिसाइड करने वाली है आखिरी तक। आप हाफ ईयर में जाके दूसरी बुक नहीं ले सकते, बुक्स चेंज करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आज बुक्स पे बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं अभी बना के आपके ग्रुप पे डालूंगा कि मेरे हिसाब से मैंने कौन से बुक्स किस किस चीज के लिए बनाए हैं, उनको थरोली आप पढ़ो और उसी हिसाब से चलो। इसके अलावा अगर किसी बुक को पढ़ना है तो किससे पूछ के करो प्लीज। ओके बाय बाय। ओके हाय मोहन। चलिए, तो अब हमारा टाइम होता है, कल हम कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे।
ओके, बाय बाय।